एनसीईआरटी क्लास 10 इतिहास। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर है भारत भूमंडलीकृत विश्व का बनना औद्योगिक। चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। पांचवा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहले हम टॉपिक पहला हो गया राष्ट्रवाद की। पहला क्वेश्चन क्या है क्लास 9 10th का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। पहला स्टेटमेंट है प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। दूसरा भी सही है। तीसरा, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज को जगह ले ली। तीसरा भी सही है। पूछ रहा है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को माना जाता है। क्यों माना जाता है फ्रांस की क्रांति को? क्योंकि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ और यह राष्ट्र सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्नलिखित देखिए नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। नेपोलियन को जो नागरिक संहिता आया था उसमें जो भी जन्म के आधार पर जो भी विशेषाधिकार थे, जो प्रिविलेज मिलते थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष जो है आप बराबर है, आपके संपत्ति का अधिकार है, ये रखा गया था। दूसरा भी सही है। इसी संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ऐसे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन रखा गया और क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तीनों स्टेटमेंट जो सही है, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में उल्लिखित कथनों पर विचार करें। यह भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि ये जो भाषा था यहाँ पर बहुभाषी थे, बहुत से यहाँ पर नस्ल भी बहुत नस्लीय साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया और तथा हंगरी पर शासन करता था। दूसरा स्टेटमेंट में सही है। 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एले क्या थी। एले क्या थी, तो एले क्या थी, एले जो है इसमें बोल रहा है कि एले क्या थी, तो एक कपड़ा नापने का पैमाना था एले। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। एले क्या था, तो कपड़ा नापने का पैमाना था। जर्मनी में जो है एले शब्द का प्रयोग किया था जो कपड़ा नापने का पैमाना होता था।
जर्मनी में कपड़े नापने का पैमाना था जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 57.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेनबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी मतलब 1815 ईस्वी के बाद फिर जो है यूरोप में क्या हुआ, रूढ़िवादी व्यवस्था का स्थापना हुआ। जिसकी विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी राजतंत्र। पहला विशेषता राजतंत्र था, दूसरा विशेषता चर्च था और तीसरा सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना तीसरा विशेषता था। निजी संपत्ति को राज्य के अधीन करना ये विशेषता नहीं था। 1, 2, 3 जो थे वही थे, इसलिए 1, 2, 3 ऑप्शन ए जो होगा सही होगा क्योंकि वे संपत्ति धारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि ज्यूसेपी मित्सिनी ज्यूसेपी मित्सिनी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन यह है कि वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। जो ज्यूसेपी मित्सिनी था वो क्या कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था? तो पहला स्टेटमेंट सही है, वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन था। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मर्सेई में यंग यूरोप। नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सत्य कौन है? केवल एक। क्यों गलत है? देखिए, इटली की क्रांतिकारी जुसेपी मिसेनी का जन्म जो है 1807 में हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था 1807 में इसका जन्म हुआ था, जुनेवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला था मार्सेई में यंग इटली। ठीक है, पहला था यंग इटली में जो बनाया गया था वह मार्सेई बनाया गया था, इसलिए गलत है। दूसरा जो बनाया गया था वह था बर्न। बर्न कहाँ पर? यंग यूरोप में। यंग यूरोप में बर्न बनाया गया था जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। नेक्स्ट, मेटरनिक मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो मेटरनिक ने बताया है कि जो यूसेपी मिस्सेनी है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे जो है खतरनाक दुश्मन बताया है। क्यों बताया है? कि मिस्सेनी का विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता था। उससे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने स्वप्न से मिसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। पहला स्टेटमेंट सही है कि जो रोमानी कलाकार थे और कवि थे उन्हें तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। दूसरा है वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत था पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना जागृत के बाद क्यों? भाषा की वजह से। भाषा की वजह से पोलैंड में जो है रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत रहा था।
देखिए, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उसे सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रति रूप में देखी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1848 ईस्वी में 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। देखिए, फ्रांस की क्रांति के लिए जो है आर्थिक कारण जिम्मेदार था, पहला सही है। दूसरा, इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार मिल गया, सही है। तीसरा, राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार को गारंटी दी गई, तीसरा स्टेटमेंट मिले। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इसका इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का जो आयोजन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो इसका आयोजन 1848 ईस्वी में किया गया था। 18 मई 1848 को 831 निर्वासित प्रतिनिधियों ने एक सजे सुजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है, ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्यों गलत है कि राष्ट्रवाद क्यों गलत है कि 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वासित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया गया। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। दूसरा स्टेटमेंट भी जो सही नहीं है, गलत है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों से नहीं। ऑप्शन डी क्यों नहीं है सही, इसकी बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ऑटो बिस्मार्क ने नहीं संभाला था, प्रसा ने संभाला था। एकीकरण का जो नेतृत्व किया था प्रसा ने संभाला था। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमन वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से जो है नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा को जीती हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इटली के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है सत्य है। गिउसेप्पे मिसोलिनी क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया था, सही है। मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया और पीडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने आंदोलन का नेतृत्व किया था, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, इसलिए दूसरा, वह जनतंत्र में भी विश्वास नहीं रखता था, इसलिए गलत है। दूसरा, जेउसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था, सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 जो होगा सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? आयरलैंड ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो आयरलैंड को 1801 ईस्वी में ब्रिटेन में सम्मिलित किया गया था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बनाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुई कैथोलिक विद्रोह को निर्माताओं से कुचल दिया गया। वोल्ट-टोन और उसके यूनाइटेड आर्यसमन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हवाई आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र इस संघ में महत्तम सहयोगी के रूप में रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने 16 नंबर क्वेश्चन में कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया था? 1804 ईस्वी में जारी किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1804 का सिविल कोड, इसे आमतौर पर नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर देता है और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। इस कोड को फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? सत्य कथन का चयन करना है कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा भी सही है। एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाल वेराइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाल वेराइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि यह एक शुल्क संघ था, सही है। दूसरा है इसे 1834 ईस्वी में प्रशासक के पहल पर बनाया गया था, यह भी सही है। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या पहले से 30 से अधिक था और घटाकर 1 कर दिया। तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत होगा। क्यों होगा कि रेलवे नेटवर्क के निर्माण ने आवागमन को और अधिक बढ़ावा दिया, इससे आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ने में मदद मिली। इसलिए जो यहाँ पर समाप्त नहीं किया गया था, अवरुद्ध कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर केवल 2 कर दिया गया। यहाँ मुद्रा की संख्या घटाकर 1 नहीं केवल 2 कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका कौन कौन सा सही है? 1 और 2, ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है मैटरनिक है उसका कथन है। यह कब कहा था? मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1707 ईस्वी में किया गया था, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन जो है 1707 में हुआ था। इसका असल मतलब यह था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? सत्य कथन का हमें चयन करना है कि कौन सत्य कथन है। करों में वृद्धि की गई, पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया भारत में, दूसरा भी सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का जो है चयन करना है, कौन असत्य कथन है। भारतीय सदस्यों ने भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया था, सही है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था, यह सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। भारतीय सदस्यों ने के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था, यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए
भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव, जो इम्पीरियल संसद नहीं है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में पारित कर दिया था। सब ब्रिटिश संसद इसको पारित नहीं किया था। देखिए, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसे ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दी में पारित नहीं किया था, जो वहाँ की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने पारित किया था। इसलिए पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, दूसरा सही। राजनीतिक कैदियों को जो 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखे उनको मिल गया था। जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल इस कानून का विरोध किया गया था। चल, कौन असत्य कथन है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 में जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था बम्बई में किया गया था। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी तो इसका आशय था, अफवाहें फैल चुकी थी कि इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त संधि सौंपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मार्च 1919 में महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। 1909 ईस्वी में लिखी गई थी हिंद स्वराज। देखिए, महात्मा गांधी जी अपने पुस्तक हिंद स्वराज की स्थापना मतलब रचना जो 1909 में किया था, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन रह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या, असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन कौन सा है, कि पहला कथन है कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी, सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव में बहिष्कार किया था, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सभी पार्टियों ने बहिष्कार नहीं किया था, कुछ पार्टियों ने। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, पर तो तीसरा सही है, एक और तीन को सही है और दूसरा गलत है। इसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। इसमें जो जस्टिस पार्टी है, इसमें जस्टिस पार्टी और देखिए इसमें कौन बहिष्कार, देखिए मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए नए अधिकार मिल सकते हैं, समान रूप से केवल ब्राह्मणों से मिल सकते, इसी पार्टी के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, अवध किसान सभा के गठन से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करना है। अवध किसान सभा के गठन से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा का गठन 1920 में अक्टूबर 1920 में किया था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, दूसरा भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था, तीसरा भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गुडेम विद्रोह। गुडेम विद्रोह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। गुडेम विद्रोह के संबंध में पहला क्वेश्चन ये पहला स्टेटमेंट यह है कि यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों हुआ था, कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये कर्नाटक में नहीं बल्कि कहाँ पर हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था, सही है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, तीसरा भी सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया, पहला स्टेटमेंट जो है इसका सही हो जाएगा। नहीं, पहला स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कांग्रेस से पृथक नहीं हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि
जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था वह कांग्रेस के भीतर ही किया गया था, लेकिन हाँ कांग्रेस से अंदर ही थे, हाँ अलग पार्टी चलाकर चलते थे। फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे और वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस से पृथक नहीं, कांग्रेस के भीतर ही, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित किस्मों पर, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। पहला स्टेटमेंट जो होगा वो हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जॉन साइमन, साइमन कमीशन का देखिए, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। हमें सत्य कथन का चयन करना है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने से इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने, नहीं टोरी सरकार ने, पहला स्टेटमेंट इस क्यों गलत है, देखिए साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने नहीं किया था, ये किया था टोरी सरकार, टोरी सरकार के द्वारा किया गया था सर जायमन के नेतृत्व में। पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था, ये भी सही है, दूसरा सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था, तीसरा भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला जो है गलत है क्योंकि यहाँ पर टोरी सरकार होगा, इसीलिए केवल 2 और सी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था। यह जो समझौता हुआ था, ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें यह समझौता लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। भाड़ा विरोधी आंदोलन, देखिए यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टों पर जमीन लेकर खेती करते थे वे ये विद्रोह किए थे, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था, दूसरा भी सही है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए अमीर किसान और जमींदार की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने से प्रायः हिचकिचाती थी। कांग्रेस जो है वो डरती थी जमींदारों से, अमीर किसानों से, इसीलिए उनका समर्थन जो है नहीं की। कौन सा कथन सत्य है, 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था। तो फिक्की का जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। फिक्की का गठन कब किया गया था, 1927 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का हमें चयन करना है। किसका चयन करना है,
विचार करना है और असत्य कथन का जो है चयन करना है। असत्य कथन कौन सा, इसका चयन करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। पहला स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने से हिचकिचाती थी, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इस और पूछ रहा असत्य कथन कौन है, तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का गठन किया था? तो यह गठन 1930 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, सन्यासिनी रूप, सन्यासिनी रूपी भारत माता की व्याख्या। सन्यासिनी रूपी भारत माता की व्याख्या छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने इसको जो है चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है असत्य कथन का हमें इसमें चयन करना है कि उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में कथन पर विचार करना, असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग होता था। सही है। 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया और यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। दूसरा, एक, दो और तीन, एक, दो और दोनों सही है। पूछ रहा असत्य कथन है कौन है, तो कोई नहीं है, इसलिए न एक न ही दो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो इसका जो पारित हुआ था वर्धा में पारित हुआ था। वर्धा में क्रिस मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर को सबसे अधिक कैरेबियाई देशों में भेजा जाता था। गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिटी कहे जाने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजों में इन्हें इंडेंचर लेबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने अपनी औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने जो है तो पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड समझौता किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वुड समझौता तो 1944 ईस्वी में हुआ था। वुड समझौता 1940 में हुआ था। देखिए, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क को जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पर्स के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मैड्रिड एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दांडी मार्च। दांडी मार्च के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी। पहला स्टेटमेंट जो है
यहाँ पर सही है। दूसरा है अहमदाबाद से दांडी तक सफर 24 दिन तक चला था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि 6 अप्रैल 1931 को उन्होंने दांडी के समुद्र पर नमक का तोड़ा था, नहीं 1930। यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा, 1930। तीसरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत होगा, सही कौन है, 1 और 2, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक रणनीतिक और युक्तिपूर्ण समझौता है जिसे पारंपरिक सैन्य साधनों की कमी के कारण कमजोर पक्ष द्वारा अपनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा का है कि यह प्रतिरोध एक निष्क्रिय है जिसका उद्देश्य विरोधी को राजनीतिक रूप से अलग थलग करना और इसे आर्थिक संकट में डालना है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह भिन्न है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। यह एक क्रांतिकारी तरीका है, नहीं। तीसरा भी चौथा भी गलत है, इसलिए सही कौन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन से स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन से। कलकत्ता अधिवेशन से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, बारदोली उपाग्रह बारदोली सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था, एक किसान आंदोलन था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, दूसरा भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। बंधुआ मजदूर के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंधुआ मजदूर पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला है कि दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि उपज को संभालने के लिए प्रति घंटा के आधार पर काम पर रखा गया एक वेतन भेगी मजदूर होते थे, नहीं है। बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होते थे। ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। बंधुआ मजदूर क्या थे? एक अनुबंध के तहत जाते थे दूसरे देशों में काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़े को आमतौर पर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा जोड़ा है जिसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। ऑप्शन बी हो जाएगा। IMF और IBRD के संयुक्त जोड़े को हम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था। पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे ही बोरों का एक्सपोर्ट ठप हुआ कच्चे जूट की कीमत 60% से भी ज्यादा गिर गई। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बंगाल के जूट उत्पादक समय पर मिली औपनिवेशिक सब्सिडी की वजह से कर्ज से बचे रहे, नहीं। सब्सिडी उन्हें तो मिलता ही नहीं, वहां पर सब्सिडी नहीं मिलता था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही कौन है? 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया था। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि जब 1929 का महामंदी हुआ था तो भारत से जो सोना निर्यात हुआ था वैश्विक सुधार को बढ़ावा दिया था? ये किस वैज्ञानिक का मानना है? तो जॉन मेनार्ड किन्स का मानना था कि जब आर्थिक मंदी 1929 में भारत से जो सोना निर्यात किया गया था उसमें वैश्विक सुधार आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी श्राफ्स और नट्टू चेट्टियार शब्द निम्नलिखित में से किस का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बैंकरों और व्यापारियों के समूह, ठीक है। जो शिकारीपुरी श्राफ्स और नट्टू चेट्टियार हैं, ये बैंकरों और व्यापारियों के समूह होते थे जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया था। ऑप्शन जो होगा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में उल्लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पुजारी तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों में मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो वो आदान प्रदान नहीं होता था, देखिए आदान प्रदान क्या क्या होता था। मूल्य एवं मान्यता का भी जो एक्सचेंज होता था, हुनर का एक्सचेंज होता था, विचार का भी एक्सचेंज होता था, आविष्कार का भी एक्सचेंज होता था, कीटाणु और बीमारियों से निपटान के लिए दवा का भी एक्सचेंज होता था। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनका कोई आदान प्रदान नहीं होता था, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद के स्मृतिशिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का चालन का पता चलता है? देखिए, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृतिशिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का प्रचालन पता चलता है? तो इससे पता चलता है किसका? इसमें समुद्री व्यापार का जो है महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। पहला कथन कौन सा है? पहला कथन कौन सा है? सिल्क मार्ग वो केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। देखिए, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से गुजरता था, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यूरोप से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, ये सही है। यह केवल 15वीं शताब्दी तक जो है अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया को यूरोप पहुंची थी नहीं, एशिया से यूरोप जाती थी लेकिन धातु कीमतें नहीं, रेशम जाता था, इससे सिल्क मार्ग हो जाएगा। केवल 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चीन चीन की एक गुफा पेंटिंग, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया, उस गुफा का क्रमांक क्या है? उस गुफा का क्रमांक जो है 217 है। दो गुफा क्रमांक 217 में चीन की एक पेंटिंग में जो है सिल्क मार्ग को दर्शाया गया। मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है? मार्को पोलो के किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स। बुक ऑफ मार्वल्स जो है मार्को पोलो की किताब का नाम है। स्पैघेटी, स्पैघेटी क्या है? देखिए, स्पैघेटी क्या है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। स्पैघेटी एक प्रकार के क्या है? खाद्य सामग्री है। स्पैघी एक प्रकार का खाद्य सामग्री है जो चीन से पश्चिम में पहुंचता है। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हें जो नूडल्स होते हैं ना, नूडल्स को ही क्या कहते हैं? स्पैघेटी का कहते हैं, जो कि पश्चिम में कहते हैं, नूडल्स चीन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न कथनों पर विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, आलू सोयाबीन मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारत में जन्म हुआ है, ये फॉरेन से आया है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, अतः एक गलत है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों का उद्भव भारत में नहीं हुआ था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये खाद्य पदार्थ
अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिका यूनियन से हमारे पास आए हैं। सब पहला स्टेटमेंट, ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया तब तक पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज की। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना। असत्य कौन है? 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि 16वीं सदी के मध्य आते आते, ठीक है, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना एक शुरू कर दिया था। पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। कौन? तो 16वीं सदी के मध्य आते थे पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने। पहला स्टेटमेंट जो है सत्य है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट जो है सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। नहीं, यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर जीता था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीता था, बल्कि बल्कि स्पेनिश विजेताओं के सबसे बड़े शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। ये हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका जा पहुंचे। इस समय अमेरिकावासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। पूछ रहा असत्य कौन है, तो 2 और 3 असत्य है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या प्रभाव हुआ। जब ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को समाप्त किया गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वह असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है? तो कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। पहला ये हुआ कि जब कॉर्न लॉ को समाप्त हुआ तो कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा कि ब्रिटिश किसानों की हालात बिगड़ने लगी। तीसरा, ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। तीनों स्टेटमेंट सही है। असत्य कथन का चयन है कोई नहीं, उसमें गलत है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया गया है। पहला प्रवाह व्यापार का होता है, दूसरा प्रवाह पूंजी का होता है, तीसरा प्रवाह श्रम का होता है। तीनों स्टेटमेंट जो है सत्य है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया। इस संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। इस संबंध में बैठक जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में यूरोप में ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई थी, ठीक है। इसी बैठक में बर्लिन में बैठक की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन ने कई जनजातीय इलाकों को असमान रूप से विभाजित किया था। तीसरा भी सही है, इसलिए 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। यूरोपीय स्मृति में बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही है। यूरोपीय स्मृति में बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही है? अमेरिकी तथा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाने में। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में। दूसरा भी सही है। सत्य कथन कौन है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 62 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम चार्जेस के क्या क्या सम्मिलित थे। होम चार्जेस में क्या क्या सम्मिलित थे, हमें सत्य कथन का जो है चयन करना है। पहला है ब्रितानी अफसर और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज देते थे। दूसरा भी सही है। तीसरा, भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों को पेंशन दिया जाता था। यह भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी गृह युद्ध
के भारत पर क्या परिणाम हुआ? जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सत्य कथन का चयन करना। पहला प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। भारतीय बुनकरों के पास कच्चा माल रहा ही नहीं, क्योंकि उसे ब्रिटिश जो है खरीद कर लेकर चले जाते थे, उनके पास नहीं रह जाता था। दूसरा, ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए ए और दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी। पहला स्टेटमेंट जो होगा सही होगा। दूसरा, उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग को भी बढ़ा दी। दूसरा भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंद मार्शल लॉ के तहत लगाया था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, आयातित खाद्य पदार्थों में ब्रिटेन में उपजे खाद्य पदार्थों से सस्ते होते थे, जिसके कारण ब्रिटेन के कृषकों को नुकसान होने लगा। इस कारण भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ के तहत, मार्शल लॉ के तहत नहीं, कॉर्न लॉ कॉर्न लॉ के तहत जो है मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। इस कानून को बाद में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के विरोध के कारण निरस्त करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सही है? एक और दो सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो है गलत होगा। 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। देखिए, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद नहीं, स्थापना से पहले भी, स्थापना जब यूरोप में इंग्लैंड में जो है फैक्ट्री का स्थापना नहीं हुआ था, उससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। तो यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण नाम देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। कौन असल सत्य कथन कौन है? कोई नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। गिल्ड कौन होते थे? तो गिल्ड उत्पादकों का एक संगठन होता था। गिल्ड कौन होता था? उत्पादकों का संगठन। शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों के आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खाद्य उत्पादकों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संबंध में गुमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ये संबंधित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इस समय लगभग 10% शहर आबादी निहात गरीब थी। पहला स्टेटमेंट जो सही है कि 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में 10% शहर आबादी जो निहायत गरीब थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
ये पहुंची से 10 से 20 नहीं 30 से 35% तक पहुंच गई थी। कितना 1930 के जब आर्थिक मंदी हुआ तो बेरोजगारी जो है 30 से लेकर 35 30 से लेकर 35% तक जो है वृद्धि हो गई थी। बेरोजगारों बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग स्पिनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल भी शामिल था। तीसरा स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। सत्य कथन बताना है, चयन करना है, तो 1 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है कि औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। और सत्य कथन का क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि क्या। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था। दूसरा जो है पहला स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और सत्य कथन का चयन भी करना है, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, व्यापारिक गिल्ड्स के संबंध में। व्यापारिक गिल्ड्स के संबंध में उन्हीं कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि व्यापारिक गिल्ड से आदि औद्योगिकरण के युग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ये उत्पादन और उत्पादकों दोनों पर नियंत्रण रखते थे, दूसरा भी सही है। कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एक अधिकार दिया गया था, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में उल्लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था, पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि कपास औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही। पहला स्टेटमेंट, प्रौद्योगिकी ने सभी औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया था, पहला सही है। दूसरा, अब प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल थी, प्रौद्योगिकी महंगा और जटिल थी, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सत्य कथन का चयन करना, 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े का उत्पादन क्यों घट गया। पहला स्टेटमेंट है, सत्य कथन का चयन करना है। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर शुल्क लगाया गया, पहला स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। 74 का सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। भारत में फैक्ट्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। पहला है, देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली थी। देश में पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली थी, पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। दूसरा, कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 ईस्वी में खुली थी, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली थी, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंक्विजिशन इंक्विजिशन क्या थी। इंक्विजिशन जो है क्या थी, तो इंक्विजिशन जो है एक रोमन कैथोलिक संस्था था। इंक्विजिशन एक रोमन कैथोलिक में धर्म अदालत, इंक्विजिशन का अर्थ होता है धर्म अदालत, विधर्मियों के शिनाख्त करने और सजा देने वाले रोमन कैथोलिक संस्था था इंक्विजिशन। ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 77। छापा खाना छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है।
छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बने रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसने कहा था? लुईस सेबेस्टियन मर्सिये के द्वारा यह कथन कहा गया था। क्यों कहा गया? 18वीं सदी में, जब 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसे इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यास में नायक अक्सर किताब पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताब घोटते हैं और किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान उदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापाखाना की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा कि हे निरंकुशवाद शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में काल अनुक्रम में हमें क्या करना है? सजाना है। काल अनुक्रम में निर्धारित करना है। देखिए, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था। देखिए, 18वीं सदी के अंत तक 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। प्रेस जो है धातु से बनने लगे थे 18वीं सदी के अंत में। 18वीं सदी के अंत का मतलब क्या हो गया? 1700 क्या हो जाएगा? 99 में आसपास, 1799 के आसपास में जो है प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाना की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया। 19वीं सदी के मध्य में यानी 1850 के आसपास जो है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया गया। इससे इससे प्रति घंटे 8000 शीट का तार छपते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया। ऑफसेट कब आ गया? 1899 के आसपास तक जो है सदी के अंत तक क्या गया? ऑफसेट प्रेस का निर्माण किया गया। बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण कब हुआ? तो सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, सदी के अंत तक, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस केबल की छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। 20वीं सदी के शुरू में ही 1901 के आसपास के मान पूछ रहा है। कालक्रम व्यवस्थित करना है तो 1 2 3 4 यही होगा कालक्रम। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदुओं के बीच छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई की काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में प्रकाशित कलकत्ता से हुई थी। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफिक संस्करण में उत्तर भारत का बाजार पट गया। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्त्री धर्म विचार नामक जो पुस्तक लिखा गया है राम चड्ढा के द्वारा पंजाब में 20वीं सदी में आरंभ में लोकप्रिय लोक साहित्य के बड़े पैमाने पर छपा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एकार्डियन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि एकार्डियन शैली में सर्वप्रथम पारंपरिक यूरोपीय किताबें बनाई गई थी। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, किताबों का सुलेखन विकसित करने वाले लोग करते थे। दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, मुद्रण की पहली तकनीकी चीन और जापान को दक्षिण कोरिया में विकसित हुई थी। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी। चूंकि पहले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील पर बनाई जाती थी।
ये चीन के द्वारा है, यूरोपीय नहीं। एक्काडियन शैली चीन में चलता था। किताबों का सुलेखन या सुखनवेशी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखस्त होते थे, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। इसलिए इसका सत्य कथन कौन है? केवल बी, ऑप्शन दो केवल हो जाएगा। जापान के मुद्रण के संबंध में जापान में मुद्रण के संबंध में उल्लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। पहला है कि कोरियाई बौद्ध प्रचारक 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीक लेकर जापान आए थे। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छापी डायमंड सूत्र है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। कौन सत्य कथन है? केवल बी। पहला गलत क्यों है? देखिए, चीनी बौद्ध प्रचारक, कोरियाई नहीं, चीनी चीनी बौद्ध प्रचारक 1768 से 70 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर जापान आए थे। वो सबसे पुरानी व्यवस्था 1800 की छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पन्नों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और किताबें सस्ती और सुलभ थी। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, यूरोप में मुद्रण के संबंध में उल्लिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा था, नहीं। 500 देखिए, चीनी 12वीं सदी में नहीं पहुंचा था। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटे थे। देखिए, सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा है। कब पहुंचा था? 12वीं सदी में। 11वीं सदी में 11वीं सदी में जो है यूरोप में पहुंचा था। चीन की वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक मार्को पोलो के द्वारा 1295 ईस्वी में इटली पहुंचा था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। केवल दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा गया था, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। धर्म सुधारकर मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी है। इसी ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बिब्लियोथिक ब्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। पहला कथन है कि यह मुद्रण तकनीक फ्रांस में प्रचलित थी। बिल्कुल सही है। जो बिब्लियोथिक ब्लू है, फ्रांस में जो है प्रचलित थी। सबसे सस्ते कागज पर छपी नीले जिद में बंधी और छोटी किताबें हुआ करती थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा सत्य कौन है? एक और दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई थी? सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन कौन सा है? तो चिंतकों ने विचार का प्रचार किया, सही है। वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर आगे बढ़ाया, सही है। सामाजिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, यह भी सही है। इसलिए 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल गजट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल गजट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि सर्वप्रथम बार इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा है कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह मासिक अखबार था। नहीं, 1780। देखिए, जेम्स हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक
पत्रिका का संपादन किया था। यह मासिक नहीं था बल्कि साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक। साप्ताहिक था। इसलिए केवल एक स्टेटमेंट जो होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संवाद कौमुदी के संबंध में, संवाद कौमुदी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में किया था। संवाद कौमुदी का तो नहीं। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो है इसकी स्थापना जो हुआ था, संवाद कौमुदी की स्थापना कब हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821। 1821 ईस्वी में हुआ था। पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत। दूसरा, इसकी पत्रिका के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था? नहीं, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। विरोध किया था। इसलिए कौन सा कथन सत्य है? कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो। 89 नंबर क्वेश्चन में है। 89 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि अमर अमार जीवन अमार जीवन नामक पुस्तक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है चयन करना है। रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। पहला स्टेटमेंट सही है। 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा के संघर्ष को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का चयन करना। ब्रिटिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में इसे लागू किया गया था? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि 1800 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था ब्रिटिश प्रेस कानून के तर्ज पर नहीं पारित किया गया था। आयरिश प्रेस कानून, आयरिश 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 प्रेस कानून के तर्ज पर, आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, न कि ब्रिटिश कानून के तर्ज पर। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। दूसरा है इससे सरकार को किसी भी प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था? नहीं, इसको व्यापक हक नहीं मिला। देखिए, इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था। अब से सरकार ने विभिन्न प्रेसों के छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी थी। अगर किसी रपट को बराबरी करार दिया जाता है तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी होती तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। इसलिए क्या हुआ? दूसरा स्टेटमेंट भी जो है गलत हो जाएगा। भाषाई प्रेस में नहीं, किसी भी प्रेस में नहीं। वैसे यहाँ पर किसी भी नहीं होगा, यहाँ पर केवल हो जाएगा भाषाई। भाषाई भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय सेंसर को व्यापक हक मिल गया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन पूछ रहा है कि सही है? न तो एक न तो दो। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा।